A great thank you to KDSP for actually, I'm honored to be invited and be part of this group. थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ। मेरी जो मेरा काम है, मेरी ट्रेनिंग है, ये सब यूके में हुई थी और यूके में जिस इंस्टीट्यूशन में था मैं उधर वी यूज्ड टू हैव अ ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट्स जहाँ पर इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम वुड कम, और वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास टू हैव एन इनसाइट of a multidisciplinary management of various issues जो कि एसोसिएट होते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ। बिकॉज एक होलिस्टिक व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बात कर रहा फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप आई स्पेशलिस्ट के पास जिस तरह आते हैं, आप गए, उन्होंने आपकी आई चेक की, एंड उसको नहीं पता हार्ट में क्या हो रहा है, उसको नहीं पता गट्स में क्या हो रहा है, उसको नहीं पता फिजियोथेरेपी में क्या हो रहा है, उसको नहीं पता और दूसरी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, और वो चीज़ कोरिलेट कैसी हो रही है। सो इट वाज क्वाइट ब्लेसिंग, मैं कहूँगा कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद सो मैनी प्रोफेशनल्स, जहाँ हम साथ बैठते थे और डिस्कस करते थे, और एक तरीके से ख्वाब था कि ये चीज़ पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो। एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ KDSP, अली एंड एट AKU हमने कुछ ऐसी मिलती जुलती चीज़ स्टार्ट की है वहाँ पे, वेयर एटलीस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु नो व्हाट दे आर डूइंग हैव कम टुगेदर। हम पहले ब्रीफली बात करेंगे वो तमाम चीज़ें जो एज पेरेंट्स हमें मालूम होनी चाहिए, समथिंग वी शुड बी ऑन अ लुक आउट फॉर। द फियर इज़ ऑलवेज ऑफ द अननोन। जो चीज़ पता नहीं होती है उसका डर होता है, जब वो चीज़ पता चल जाती है तो हमारी पावर होती है, और कैसे हम अननोन को पावर में क्रिएट करते हैं, दैट इज़ एन आर्ट। और अगर उस प्रोसेस में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं तो मैं अपने आप को प्रिविलेज कंसिडर करूंगा। इंडिविजुअल्स हु हैव डाउन सिंड्रोम आर, most of them have perfectly normal eye structure, unlike और कई conditions होती है जहाँ पे eye structure ही normal नहीं होता, वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर by early intervention हम बहुत सी चीज़ें सही कर सकते हैं। हमारा एम क्या है? मेरा एम क्या है एज एन आई स्पेशलिस्ट? मेरा एम ये है कि मेरा हर पेशेंट सही देख सके, नॉर्मल देख सके, परफेक्ट देख सके। ये परफेक्ट, ये सही की डेफिनेशन क्या है? कौन कहता है सही क्या है, कौन कहता है सही नहीं है, राइट? तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स ये है कि एक शख्स इतने डिस्टेंस पर इतनी नज़र इतनी चीज़ों को देख सके, ये सही कंसिडर किया जाता है। दोनों आंखें हैं, दोनों आंखें सीधी हो, इसे सही कंसिडर किया जाता है। नसें जो हैं वो सही डेवलप हो रही हो, इसे सही कंसिडर किया जाता है। पर्दे जो है वो सही तरीके से डेवलप हो, उसे सही कंसिडर किया जाता है। ब्रेन का वो हिस्सा जो नज़र से ताल्लुक़ रखता है वो सही डेवलप हो जाए, इसको सही कहा जाता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा एम ये है कि वो तमाम, चाहे वो कोई भी हो, जो पेशेंट मेरे पास आता है, उसकी वो तमाम चीज़ें डेवलप हो ताकि वो अपनी लाइफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ गुजार सके। हर बच्चा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंड एवरीथिंग, की जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो फर्स्ट 8 इयर्स में सबसे ज़्यादा होती है, और कुछ बच्चों में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मेरे ट्विन्स हैं, आज मुझे बड़ी खुशी है कि उनको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। वो आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, और क्या हंगामा कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम,
लेकिन चूंकि वो प्रीमेच्योर बॉर्न हुए थे और उनकी वालदा के माइनस के नंबर है बहुत ज़्यादा, तो मुझे मालूम है कि एक दिन उनको ग्लासेस लगेंगे। लिहाजा हर साल मुझे उनकी आंखों का मुआयना करना है, क्योंकि बच्चा तो मुझे नहीं बताएगा कि बाबा मुझे सही नहीं दिख रहा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू में जो उसको दिख रहा है वही सही है। कम दिख रहा है, रंग सही नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि उसको नहीं पता कि और नॉर्मल क्या होता है। तो एज ए प्रोफेशनल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको चेक करूं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करूं। इसी तरीके से इंडिविजुअल्स जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनमें भी कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं, और उन चीज़ों को हमने अर्ली आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है भाई, ताकि हमारा एम जो है दैट माई चाइल्ड शुड सी एज वेल एज दे शुड बी एबल टू सी। जो कुदरत ने जो चीज़ लिखी है कि आप इतना देख सकते हैं, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनको मैं डेफिनेटली एडजस्ट कर सकता हूँ। तो वो सिचुएशंस क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा होता एवरी टाइम आई सी एनी इंडिविजुअल विद डाउन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने एक प्रिंट आउट आप लोग के लिए भिजवाया था। दिस इज़ अ वेरी बड़ा ज़बरदस्त 1 पेजर है जिसमें तकरीबन हर चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, और इन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा सा आगे एक्सपैंड करूँगा ताकि आपको पता चले कि ये है क्या और इसको हमने कैसे पिक करना है। एवरी चाइल्ड जब वो बॉर्न होता है तो उसकी आंखों के कुछ नंबर कुदरती तौर पे होते हैं। एज लॉन्ग एज वो उस नंबर की रेंज में है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि वो सही देख रहा है। लेकिन अगर उसके नंबर उस रेंज के आगे या पीछे हो तो हमने उसको ट्रीट करना है, चाहे वो हम 6 महीने की उम्र में करें, 6 साल की उम्र में करें, 60 साल की उम्र में करें, वो हमने करना है, राइट। एंड अगर हम ग्लासेस आपको दे रहे हैं तो वो उस वजह से दे रहे हैं कि मुझे मालूम है कि अब ये बच्चा सही नहीं देख सक रहा। वो तमाम बच्चे जिस तरह मेरे बच्चे हैं जो प्रीमेच्योर बॉर्न हुए थे, मुझे मालूम है उनमें ग्लासेस का रिस्क ज़्यादा होता है। आजकल के दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है, ऑलमोस्ट हर बच्चा जिसके पेरेंट्स फ़ौरन से मोबाइल फ़ोन या टैबलेट उनके हाथ में दे देते हैं, उनको ग्लासेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। आजकल एक कॉन्सेप्ट है बेबी सिटर का। आजकल दुनिया में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो है बेबी सिटर का वो ये है, राइट। फ़ौरन बच्चा बहुत हो रहा है, बेटा तू ये ले और बस सोने दे मुझे। आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमने अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन दूर रखा है। परफेक्ट, वेल डन। और बड़ा डिफ़िकल्ट है वो, बड़ा डिफ़िकल्ट है। मेरे बच्चों को नहीं मालूम टीवी क्या है, टीवी ऑन करो तो उसको देखते नहीं है। वेरी डिफ़िकल्ट। और 2 है भाई, वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। वो रोएगा, कुछ भी करेगा, फ़ोन्स के हाथ में नहीं देंगे हम। कभी कभार वो ना खुद का दिमाग मेल्ट हो जाता है, लेकिन फ़ोन नहीं देंगे भाई, क्योंकि जो कुदरत ने लिखा है वो तो लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर को मैं ज़रूर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, और उसके लिए कभी कभार फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, तकलीफ़ भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। एंड आई एम श्योर आप सब एसोसिएट कर सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चूँकि मैं आँखों का स्पेशलिस्ट हूँ, हर चीज़ मेरे लिए आँखें हैं, नज़र ही है। मेरे लिए इट इज़ एज बैड एज गिविंग अ नाइफ टू अ चाइल्ड। क्या आप देंगे छुरी अपने बच्चों को? नहीं दोगे ना भाई, तो आपको पता है कि उसमें नुकसान हो सकता है। मेरे नज़दीक फ़ोन वही चीज़ है। नाउ इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम दे हैव अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग नंबर्स, ठीक है।
उनका रिस्क बढ़ जाता है कि जी उनको चांसेस ये है कि उनको नंबर्स होंगे, अगर है तो मुझे उनको ग्लासेस देने हैं ताकि वो सही तरीके से देख सके। और लेट्स से कि कुदरत ने लिखा था कि जी आपके -3 तक नंबर होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ये देते रहेंगे तो वो शायद -6, -8, -12 तक भी पहुंच सकता है। कोई बात नहीं, हम फिर भी उनको नंबर देंगे और वो बच्चा देखेगा, लेकिन ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बेटी की -11 है और वो हर वक्त ये करती है, बहुत ज़्यादा हाथ में मोबाइल फोन और टैबलेट और लैपटॉप छीनते, किसी तरह नहीं मानती। देखिए देने वाले भी तो हम ही है ना, और अगर आपने पूछना है कैसे, तो मेरी वाइफ वो पीछे बैठी हुई है, उनसे पूछिए कि कैसे करती है वो, मैं नहीं करता। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनको बुक्स की आदत डालें। हम मेरी कार में दोनों बच्चों के लिए 2-2 बुक्स होती हैं कि एक चीज़ से एक बुक से बोर हो जाए तो दूसरी बुक उठा लें। और घर पे सोने से पहले हम मेक श्योर करते हैं कि उनके साथ बैठ के खुद भी रीड करें और उनकी एक फेवरेट बुक उन्हें आइडेंटिफाई करनी है, तो आप उसका कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही ईजी है, बहुत मुश्किल होता है आपको बिठाना और गलत भी एक स्टेप है जो हम ले सकते हैं। और एक और एडिशन जो है एज अ मदर, हम घर में खुद भी बहुत देर मोबाइल में बैठे रहते हैं। Yes. मैं भी बैठी रहती, व्हाट्सअप करती रहती, जब बेटे को जब देखती रहती ओनली 1 आवर करता तो 4 घंटे बैठी थी। Because I have only one mobile. I have only one mobile, my personal mobile, और वो मोबाइल सब बच्चों को देती हूँ। So I don't have 4. एक मोबाइल की चार्ज खत्म हो जाती है तो दूसरा बच्चा को अपना इंतजार करना पड़ता है और उसको नहीं मिलता है। पूरी दुनिया में Oh, it's a global problem. जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसको कहते हैं मायोपिया, एंड ग्लोबली देयर इज अ मायोपिया बूम। अगर हम आज से 25-30 साल 40 साल पीछे जाएं तो हमारी क्लासरूम में शायद 1 या 2 बच्चे की वो ग्लासेस होते थे, राइट? बट नाउ दैट हैज़ चेंज्ड ग्लोबली, और ये ग्लोबली चेंज इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द मोबाइल। लास्ट वीक ऐसा हुआ कि मेरी क्लास के 2 बच्चे हैं, ग्रेड 1 की बच्चे हैं, तो एक बच्चे के पास बुक नहीं थी तो आई आस्क्ड व्हाई डिड यू नॉट ब्रिंग द बुक। सो दूसरी बच्ची ने कहा मम्मा क्या करती है, मम्मा बैक साइड नहीं करती हैं, मम्मा तो मोबाइल में लगी रहती होंगी। आई वाज शॉक्ड ऑन दैट टाइम कि ये बच्ची उस बच्ची के लिए कह रही है कि मम्मा क्या करती होगी, मम्मा तो मोबाइल में लगी रहती है। आई थिंक अगेन कमिंग टू योर पॉइंट के चिल्ड्रन एम्यूलेट अस। अगर हम ही 4 घंटा मोबाइल पर बैठे हुए हैं और हम अपने बच्चे से कह रहे हैं कि फ़ोन बंद कर, मतलब वाईफाई क्लोज कर देती हूँ, अपना यूज कर रहे, कोई पानी दे रही, so I switch off the Wi-Fi so there is no internet. I mean there are 2 things that I just heard right now कि YouTube निकाल दें, वाईफाई हटा दें, गेम्स हटा दें, और चार्जर एक ही मोबाइल है, वो बन जाता है तो आप रोते रहो चलेगा। बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसका कोई शॉर्टकट है, लेकिन these suggestions are very helpful. It's a very interesting point actually, you know, this has become 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह। छोटी वाली डाउन सिंड्रोम है, वो 1.6 के है। 3 जो बड़े हैं उनका पूरा वीक में इतना बिजी रखती है, उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो टैबलेट में मोबाइल है, लेकिन वीकेंड पे लेते हैं। वीकेंड पे मैं थोड़ा इन्हें रिलैक्स छोड़ती हूँ क्योंकि वो खुद भी रिलैक्स चाह रहे होते हैं, बस पूरा हफ्ता इनको टाइम नहीं मिलता। सो ये जैसे कि बच्चा है वो चॉकलेट खाएगा और आप कुछ भी कर लें चॉकलेट तो खाएगा, वो कहीं से भी सूंघ लेगा वो चॉकलेट खाएगा, लेकिन हम बच्चों को उनके दांत ब्रश ज़रूर करवाते हैं, राइट? समय पता है ठीक है चॉकलेट खा रहा है, स्वीट्स खा रहा है, लेकिन कोई कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म तो है। इसी तरीके से जो मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम जिसे हम कहते हैं, उसकी कुछ आप ये समझ लें गाइडलाइंस तो मैं नहीं कहूँगा, बट इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड लिटरेचर जिसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, तो उसकी एक हल्की फुल्की रिकमेंडेशन क्या है कि दिन में कोशिश करें कि 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना हो, मैक्सिमम, as long as it is compensated by 2 hours of outdoor activity, right? Now मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि खेतों में कितने किसान के बच्चों को देखा है ऐनक पहनते हुए, राइट? वो इमेज बनता ही नहीं है जहन में, एंड दैट इज़ बिकॉज हमारी
लाइफ जो है बॉक्स में इस वक्त बंद हो गई है, और जो एक एक्सेसिव अकोमोडेशन है हमारी, उसकी वजह से जो आँखों में चेंजेस आती है, वो चेंजेस ग्लासेस को इंट्रोड्यूस करती है। ना कोई ग्लासेस कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक जो जेनेटिकली चीज़ लिखी है वो तो लिखी है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने सोचना है। आउटडोर एक्टिविटी हमारी आँखों को रिलैक्स करती है। आउटडोर एक्टिविटी हमारी जो एक कांस्टेंट अकोमोडेशन आँखों की जो हो रही होती है उसको वो रिलैक्स करती है ताकि बच्चा आगे देख सके। और वी ऑल्सो नो कि जो बच्चे बाहर खेलते हैं, सनलाइट जो होती है उसमें इट हेल्प्स विद द होल विजुअल डेवलपमेंट। इट्स अ चैलेंज, it's a big challenge for parents, it's a big challenge for healthcare providers, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं। बट आई हैव हर्ड टू वेरी गुड थिंग्स ओवर हियर, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई एंड यूज़ दैट। बट द एंड ऑफ द डे परहैप्स वो जो कि टू बी पेरेंट्स हैं, द एंड ऑफ द डे फ़ोन देने वाले ही हम हैं। तो जब हम दे सकते तो हम ले भी सकते हैं, और जब दे रहे हैं तो उसका कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म हमारे जहन में होना चाहिए। चॉकलेट भी तो देते ना, बट दैट डजंट मीन कि वो चॉकलेट खाता जाए हम ब्रश ना करें। एनीवेज, डॉक्टर साहब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आप जैसे आपने कहा कि चॉकलेट, तो उसी तरह डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें कंपलसरी कर दी जाए जैसे गाजर, वेरी गुड, या गाजर हो गया। वेरी गुड पॉइंट आपने इसको। जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों की डेफिनेशन क्या है कि मैंने दरख्त से ली और खाया। ओके, जितनी भी नेचुरल चीज़ें, पर्टिकुलरली वो तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कि लाल और सब्ज़ रंग के हैं, रेड एंड ग्रीन, वी नो कि उसके अंदर वो तमाम वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि हमारी विजुअल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। So, whenever I'm talking to parents, मैं 3 गाइडलाइन ज़रूर देता हूँ: स्क्रीन टाइम, आउटडोर एक्टिविटी एंड डाइटरी रिक्वायरमेंट। लाल और सब्ज़ रंग की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लस ड्राई फ्रूट, और उसमें ड्राई फ्रूट में भी ख़ास तौर पे बादाम और अखरोट, कि उसके अंदर वो मिनरल्स हैं, ओमेगा 3 जिसे हम कहते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वो तमाम विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो हमारे विजुअल प्रोसेस और पाथवे को हेल्प करते हैं। फॉर एवरीबडी ऑफ ऑल एजेस, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन लेस देन 8 years ऑफ एज, उनमें चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दिस होल कल्चर ऑफ, जिसको मैं कहता हूँ मैकडोनल्ड्स कल्चर, अगेन मैकडोनल्ड्स बड़ा कन्वीनियंट है ना, कोई खाना है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, दूसरे बच्चे हैं, आपके लिए रिलैक्सेशन है। यस, देयर इज़ कन्वीनियंस एंड ओकेजनली, मेरे ख्याल में इट्स ओके, मेरे बच्चे भी जाते हैं ओकेजनली, बट इफ़ दैट बिकम्स अ हैबिट, इफ अगर बच्चों की दफ़ा कोक के मज़े लग गए ना, मर गए, फिर वो जूस नहीं पीता। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो कि बेसिकली कॉमन सेंस तो है, लेकिन शायद हम पीयर प्रेशर में आके, कभी कभार अपने सोशल प्रेशर में आके वी गिव इन। अगेन, जिस तरह मेरे बच्चों को नहीं पता टीवी क्या होता है, जैसे उनको फ़ोन दो तो थोड़ा सा उठाएंगे और उसको फेंक देंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उसी तरीके से हमने चॉकलेट की आदत डाली नहीं, जैम जेली की आदत डाली नहीं, हम खजूर दे देते, किशमिश दे देते। नाउ है तो बहुत छोटी सी चीज़, बट दी स्मॉल लिटिल थिंग्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। चिप्स नहीं दिया, बादाम दे दी, डिफ़िकल्ट, लेकिन अब उनकी आदत पड़ गई है। सो 3 थिंग्स: स्क्रीन टाइम डिफ़िकल्ट, आउटडोर डिफ़िकल्ट, न्यूट्रिशन डिफ़िकल्ट बट नेसेसरी। जब भी हम नेचर से अलग चलने की कोशिश करेंगे, नेचर विल रिमाइंड अस। ओके, नाउ
एक होता है मायोपिया जिसे हम कहते हैं माइनस के नंबर, एक होता है हाइपरोपिया जो होता है प्लस के नंबर। ना मैं उसकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रिडोमिनेंटली माइनस के नंबर का मतलब ये होता है कि बच्चे को दूर का सही नहीं दिख रहा, और बच्चों में प्लस का नंबर ये होता है कि उसको सही नहीं दिख रहा, एंड लिहाजा उन्हें ग्लासेस की ज़रूरत है ताकि वो सही देखना शुरू करें। और इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम दे ऑफ्टन, उनकी जो ग्लासेस के नंबर होते हैं वो थोड़े से पेचीदा होते हैं, क्योंकि उसमें हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब ये है कि थोड़ा सा पेचीदा नंबर है इन शॉर्ट, ठीक है, और वो बच्चों में बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है कि उससे उसकी क्लैरिटी आती है। एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट राइट। बच्चा है ना, देखिए आप है, मैं आप यहीं बैठे, हिलिएगा मत, चेक किया, बच्चे को मैं कहाँ बैठाऊंगा, राइट? और बच्चा वेरी सेंसिटिव, आप रूम में एंटर हो, आपको देखते ही रोना शुरू है, आप कुछ भी कर लें वो खामोशी नहीं होगा। एंड समटाइम्स यू हैव टू रिपीट द एग्जामिनेशन ट्वाइस, थ्राइस, जस्ट हैव टू डू इट। और मेरी जो टीम है उसमें आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज, men, women, professionals, और ख़ास तौर पे इंडिविजुअल्स विद डाउन्स व्हेन दे कम टू मी, तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये बच्चा जो है ना इसके साथ खुश था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आता है मैं कहता हूँ सीधा वहाँ भेजना उसको, राइट? ताकि जो उसका टेस्ट है वहाँ बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लिस्ट देखते हैं, अच्छा टक फाइन, सीधा गो टू रूम नंबर 2, उसको और कहीं नहीं भेजा, वहाँ भेजा तो बच्चा आउट हो जाएगा। एंड दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस। वो क्यों होता है मुझे नहीं मालूम, क्यों एक बच्चा मुझसे बहुत खुश है, मुझे आके गले भी लगाएगा, हग भी करेगा, सेल्फी भी लेगा मेरे साथ, और दूसरा बच्चा नेक्स्ट मुझे आके देखेगा और ओ माय गॉड, कुछ भी हो जाए मैंने तो उसको टच नहीं करने देना। चिल्ड्रन, राइट? आप उनसे जीत नहीं सकते, आप उनके साथ खेल ज़रूर सकते हैं। सो ग्लासेस, माइनस के नंबर को मायोपिया कहते हैं, प्लस के नंबर को हाइपरोपिया कहते हैं, और जो थोड़ा पेचीदा नंबर होता है उसे हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। वो बच्चे जिनको प्लस के नंबर होते हैं, ठीक है, अगर उन्हें सही नंबर ना दिए जाए तो बहुत हाई रिस्क होता है उन बच्चों में आंखों के तिरछेपन का। इवेंचुअली वो आंख के मसल्स कंट्रोल नहीं कर सकते और टक अंदर आ जाते हैं, राइट? ग्रॉसली स्पीकिंग तिरछेपन दो किस्म के होते हैं, एक जिसमें आंख अंदर जा रही होती है, एक आंख जिसमें बाहर जा रही होती है। चाहे अंदर जा रही हो जिसे हम ईसोट्रोपिया कहते हैं, या बाहर जा रही हो जिसे हम एक्सोट्रोपिया कहते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ों से ठीक हो सकती है। अगर ग्लासेस के नंबर हैं तो ग्लासेस से ठीक होंगे, और अगर ग्लासेस के नंबर नहीं है तो सर्जरी से ठीक होंगे, मगर ठीक हमने करना है। एक छोटा सा टेस्ट है, सही है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे बच्चों की आंखें स्ट्रेट हो। छोटा सा टेस्ट है, राइट? अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको एज एन एग्जांपल इस्तेमाल करूँगा। नहीं, आप यहीं पे बैठे रहे, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या करना है कि अपनी जो उंगली है ये वाली, उससे मेरी उंगली को टच करना है स्पीड में, बस यूँ यूँ ऐसा, ठीक है? टच करना है, टच करें, टच करें, टच करें, टच करें, टच करें, टच करें। ये देखिए मिस हो गया, डिड यू सी मिस हुआ, राइट? और ये इसलिए मिस हुआ क्योंकि हमें दोनों आंखों की ज़रूरत है डेप्थ परसेप्शन के लिए। जो 3D ग्लास है, डेप्थ परसेप्शन के लिए हमें दोनों आंखों की ज़रूरत है। और अचानक से मैंने जैसे आपकी एक आंख बंद की, आप ड्रॉप हो गए। हमारी ज़ुबान में डेप्थ परसेप्शन को कहते हैं स्टीरियोप्सिस। मेरे नज़दीक तिरछापन जो है वो स्टीरियोप्सिस इमरजेंसी है। अगर बच्चे की स्टीरियोप्सिस अच्छी नहीं होगी तो उसे आगे जाके बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड फॉर मी टू गेट द आईज स्ट्रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो मैं ग्लासेस से ठीक करूँ या सर्जरी से ठीक करूँ, करना है मुझे। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने इमीडिएट प्रेजेंट करने का मकसद ही ये था, जस्ट टू शो यू।
बच्चों में क्या होता है कि उसमें तिरछापन हो रहा है तो उसमें ये स्टीरियोप्सिस डेवलप ही नहीं होती, लिहाजा जितना जल्दी मैं आँखों को सीधा करूँगा उतना जल्दी उनके अंदर डेवलपमेंट शुरू होगी। बच्चों में जो डेप्थ परसेप्शन की डेवलपमेंट है वो फर्स्ट 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद स्लोली और मज़ीद डेवलप होती है। तो वो बच्चे जिनको बचपन से ही तिरछापन होता है उसमें हम अर्लियर इंटरवेंशन की कोशिश करते हैं। फिर इमेजिन कि अगर हम ना करें तो क्या होगा। ओके, सो तिरछापन जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन इशू विथ चिल्ड्रन। मोतिये का नाम आपने सुना होगा, कैटरैक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कैटरैक्ट जो हमारे जहन में है, कैटरैक्ट होता क्या है बेसिकली, हम सब की आंखें जो है उसके अंदर एक कुदरती तौर पर लेंस होता है। वो कैमरा देखा जो बड़े वाले कैमरा जो होते हैं, राइट, एक लेंस है। पीछे जो पुराने ज़माने में एक हमारी वो रील होती थी, कोडैक की आती थी 24-36 वाली, राइट, इसको बड़ा संभाल के तस्वीर लेते थे। आज तो 10 लेते सोचते नहीं हैं, राइट। आई थिंक वी ऑल एक्सपीरियंस दैट कि ज़रा संभाल के तस्वीर लेना, सिर्फ 24 ही है इसमें। तो आंखें भी कुछ इसी तरीके से हैं, आपका एक लेंस है और एक पर्दा है, दोनों का सही होना ज़रूरी है, राइट। ये लेंस अगर धुंधला होना शुरू हो जाए, कुदरती लेंस धुंधला होना शुरू हो जाए, जो कि एज के साथ होता है, उसे हम मोतिया कहते हैं या कैटरैक्ट कहते हैं। कभी कभार बच्चे बॉर्न होते हैं मोतिये के साथ। उन बच्चों को बड़ा अर्जेंट बेसिस पे हमने ट्रीट करना होता है, क्योंकि अब वो नज़र उसके अंदर बन ही नहीं रही है। हाथ होता है, पैर होता है, पेट होता है, दिल होता है, ये बच्चा पैदा होता है बना हुआ होता है, लेकिन जो नज़र का प्रोसेस है ये 8 साल तक चलता है। सो फर्स्ट 8 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर वो बच्चा बॉर्न हुआ है विथ मोतिया, बच्चा तो बताएगा नहीं, वो बॉर्न हुआ है विथ मोतिया, तो हमने अर्जेंट बेसिस पे उसको ठीक करना है। अब जाहिर है हर बच्चा तो आई डॉक्टर के पास नहीं आएगा ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको पता हो कि वो आइडेंटिफाई कैसे करें। मेरे ख्याल में हम सब ने अपने बच्चों की तस्वीरें ली होंगी, राइट। और अगर आप बिल्कुल आई लेवल पे तस्वीर लें, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एकदम झुक के आपके आई लेवल पे तस्वीर लूँ, राइट, एकदम लाइक ना राइट हो ना लेफ्ट हो, बिल्कुल आई लेवल पे तस्वीर होगी। थैंक यू। इसको हम कहते हैं रेड रिफ्लेक्स। एक रिफ्लेक्स हम कहते हैं रेड आइज जो दिखती है। अगर वो रेड रिफ्लेक्स में एक आंख रेड हो और एक आंख वाइट हो, उसको हम कहते हैं वाइट रिफ्लेक्स। गेट इन टच विथ योर डॉक्टर। Well, it's not going to happen at birth, right? Because अक्सर ये होता है कि एक अच्छा पीडियाट्रिशियन जो होता है वो हमेशा आंख में लाइट टॉर्च डाल के देखना ज़रूर है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ, जब भी हमारी CMEs होती हैं, ट्रेनिंग होती है जो मल्टी डिसिप्लिनरी, you know, we always go and train them and talk to them कि ज़रूरी, and almost हर pediatrician ज़रूर करता है ये, right? हो सकता है उससे मिस हो जाए, हो सकता है उस वक्त इतना डेवलप ना हुआ हो और आगे जाके मज़ीद डेवलप हो। लेकिन जो तस्वीर पे वाइट रिफ्लेक्स आता है ना, इफ़ यू गेट अ वाइट रिफ्लेक्स, गेट इन टच विथ योर डॉक्टर। हो सकता है कि आपने थोड़ा सा एंगल में लिया हो इसलिए वो वाइट हो गया, हो सकता है, बट चांस क्यों लेना भाई इसमें, जस्ट गो एंड गेट इट चेक्ड। इन शॉर्ट, जी आप कुछ पूछ रहे थे। डजेंट मैटर, आई मीन नॉट वेरी क्लोज, बट लाइक फॉर इंस्टेंस आर्म्स लेंथ का डिस्टेंस है, मैं एकदम आई लेवल पे आके तस्वीर ले रहा हूँ, देन दैट्स राइट। और बच्चों में आई लेवल थोड़ा मुश्किल होता है वो हाँ, बट बच्चों का जो अटेंशन होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे बच्चा आपका फ़ोन में लग गया, अब आप कुछ भी कर ले वहाँ से अटेंशन नहीं हटेगा। अटेंशन ग्रैब करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। एक दफ़ा ग्रैब हो गया फिर कुछ भी कर ले वो वहाँ से नहीं हिलता,
राइट, वो फिर उसके लिए वो सिरातुल मुस्तकीम है बस, अब यहाँ से नहीं हिलना मुझे। मेरी बेटी 1.6 की है, अभी थोड़े अरसे से उसकी आई से पानी नजर आ ये रहा वाला है। था, अगर मैं मिस कर जाऊँ मुझे प्लीज़ याद दिला दीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट शुड नो, ठीक है। तो मैं कहाँ था? इट्स ओके, वी कैन गो थ्रू द स्लाइड्स लेटर। आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इंटरेक्शन हो, स्लाइड में क्या है। Let me know whenever you're. या सो हम किस पॉइंट पे थे इस वक्त? रेड रिफ्लेक्स एंड वाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। हम थे कैटरैक्ट पर, राइट। नाउ वी नो दैट इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम कैन डेवलप कैटरैक्ट अर्ली ऑन, और इसीलिए अगर आप अमेरिकन एकेडमी की गाइडलाइंस पढ़े तो उसमें ये लिखा है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप पहली दफ़ा बच्चों का चेक करवा दें, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर साल में एक मरतबा। Child छूट जाती है तो एज वाइज मतलब if the child is around about 6, 7 उसको भी अगर आप एकदम आपसे चेक करवा दें then once a year. वंस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो नो, वो असल में डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने बच्चों को देखा एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें इंस्टिंक्ट्स भी होती है, कुछ डॉक्टर का तजुर्बा भी होता है, हर जैसे एक माँ की छठी हिस्स होती है, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, इस तरह एक डॉक्टर की भी छठी हिस्स होती है। कहता है यार पता नहीं, प्लीज़ मैं आपको 6 महीने बाद देखूंगा साल भर में, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके अंदर जो है ना आपको बोल रहा होता है कि यार यहाँ पे जो है ना यू डोंट टेक रिस्क। सो नॉर्मली आई कॉल देम आफ्टर अ ईयर, बट इफ आई हैव एनी डाउट एट ऑल, जिसका कोई इंटेलेक्चुअल या साइंटिफिक मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ मुझे कह रहा है, मैं कहता हूँ प्लीज़ 3 महीने बाद भी बुलाते हैं। वो सब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ग्लासेस के नंबर है बहुत ज़्यादा, आई वांट टू रीचेक देम, तो मैं ज़ाहिर 1 साल बाद नहीं बुलाऊंगा। सो ऑल बीइंग वेल, रिकमेंडेशन है वंस अ ईयर, एवरी ईयर। और अगर के प्रॉब्लम है, ग्लासेस का है, तिरछेपन का है, मोतिये का है, वी कैन डील विद इट। वही मैं आपसे कहा था ना, वी आर लकी कि एटलीस्ट आइज हैव डेवलप्ड नॉर्मली, क्योंकि जब आइज नॉर्मल डेवलप ही नहीं होती तब हम फंस जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। कल मेरे पास एक बच्चा आया था, वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट, उसकी एक आंख है ही नहीं, राइट, आईलेट भी नहीं है, ये ऐसा बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, और दूसरी आंख जो है उसकी अपर आईलेट नहीं है, तो वो आंख सूख रही है, बच्चा है। अब उसको मुझे अर्जेंट बेसिस पे ट्रीट करना है, जो है वो भी एट रिस्क पर है, और जो नहीं है अगर मैं वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन ना करूँ तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो आर्टिफिशियल आई लगा नहीं सकता है, क्योंकि इस हड्डी को बड़ा होने के लिए कुछ चीज़ चाहिए अंदर। तो इस एरिया को हम ओवर द नेक्स्ट 5 years रिकंस्ट्रक्ट करते रहेंगे ताकि वो बने, और जब वो बच्चा 5-6 साल का होगा तो सही है पत्थर की आंख है, लेकिन एटलीस्ट दिखने में देयर इज एन आई, एक जगह है, राइट। सो अब यहाँ पर तो हम नज़र की तो बात ही नहीं कर रहे, नज़र तो है ही नहीं। सो एटलीस्ट वी नो वी हैव इट, प्रॉब्लम है हम डील कर लेंगे। ग्लासेस है ना भाई, मोतिया है ना, तिरछापन है ना, कर देंगे, इसमें ऐसी क्या बात है। एंड परहैप्स बिकॉज आई सी अ स्पेक्ट्रम ऑफ इट, मैं सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, मैं वो देखता हूँ। कभी कभार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यू नो, हर इंसान जो है, मैं भी कभी कभार नाशुक्र हो जाता हूँ, राइट। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि शुक्र करे जो है, शुक्र करे जो है। पूरे पाकिस्तान में हमने पहला फुली फंक्शनल आई कैंसर टीम क्रिएट की है AKU में, दैट आई रन, ओके। और उसमें कभी कभार कैंसर इतना फैल जाता है, और आई कैंसर 2 ग्रुप्स को होता है, बहुत छोटे बच्चों को होता है या बहुत एल्डरली को होता है। और कभी कभार हम कहते हैं सॉरी, लेकिन जान बचाने के लिए आंख निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जान है तो सब कुछ है,
जान है तो सब कुछ है। कभी कभार डायबिटीज़ में भी पैर काटना पड़ता है ना, कि जान है तो सब कुछ है। तो और उस वक्त ज़ाहिर जब मैं घर जाता हूँ फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं, शुक्र है ये सब तो है, जान है तो सब कुछ है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड क्वालिटी ऑफ विजन, बट देर इज समथिंग कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेरी जो वाइफ है, शी इज़ इकोनॉमिस्ट बाय प्रोफेशन, शी इज़ एक्चुअली हेल्थ इकोनॉमिस्ट बाय प्रोफेशन। और जो उसका थीसिस था, उसने यूके से अपनी की थी ग्रेजुएशन, जो उसका थीसिस था वो था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कैसे करते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स था कि एज कंपेयर टू डेथ, डेथ का मतलब कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ है नहीं, ज़ीरो हो गया सब कुछ, राइट? एज कंपेयर टू डेथ हम कौन सी चीज़ को कितना वैल्यू करते हैं कि पैर चला जाए, हियरिंग चली जाए, दिल चला जाए, फालिज हो जाए, राइट? एज कंपेयर टू, उसको आप मेजर कैसे करेंगे? और आई साइट वॉज नंबर 1। लोगों ने कहा कि यार आँख नहीं तो बस जान भी चली जाएगी। सो आईज आर वेरी वेरी, है सबसे छोटा ऑर्गन लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है? सो एनीवेज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज के है ना, ग्लासेस ही है, कोई बात नहीं, सब कुछ और चीज़ें तो है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो हमें याद रखना है, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। चौथी चीज़ जिस पर मैं आने वाला था वो है आंसुओं की नाली, राइट? टेडक्ट ग्लैंड बेसिकली आंसू प्रोड्यूस करता है, और जो आंसुओं की नाली है वो टीयर्स को ड्रेन करती है। ये बिल्कुल एक नल और बेसन की मानंद है। ग्लैंड जो है वो नल है और नाली जो है वो बेसन है, ओके? कि वहाँ से पानी ड्रेन हो रहा है। और ये एक खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है कि आंसू आ भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं निकल भी रहे हैं। किसी को आंसू ज़्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं, ठीक है? जब भी किसी, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो उसकी दो वजह हो सकती है। या तो नल ज़्यादा खुल गया, राइट? या तो आंखों में इरिटेशन इतनी है कि ग्लैंड बहुत ज़्यादा आंसू बना रहा है, या नाली में कहीं ब्लॉकेज है। कोई तीसरी वजह नहीं हो सकती, राइट? तो यहाँ हमने आइडेंटिफाई करना है कि मसला क्या है। अक्सर बच्चे जिनको आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी बच्चे जिनको मैं देखता हूँ, ख़ास तौर पे इंटरेस्टिंगली वो बच्चे जो कि कोयटा में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एलर्जेंस बहुत ज़्यादा है, अनबिलीवेबल, ओ माय गॉड, उफ। वो बच्चे जब आते हैं ना एलर्जी के साथ, आग लगी होती है बिल्कुल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो हमने एलर्जी को आपस में दो किस्म के नाम दिए हुए हैं, कोयटा एलर्जी एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान एलर्जी। रेस्ट ऑफ पाया डील हो जाएगी, कोई मसला नहीं। कोयटा, अरे यार थोड़ा सा समझो, है ना, ये सीरियस है। हम स्टार्ट ही हैवी ड्रग से करते हैं, कुछ इट इज़ सो बैड। नाउ आंखों की इरिटेशन का एक नाम है, उसको हम कहते हैं ब्लेफराइटिस। ब्लेफ यानी लिड्स, आइटिस यानी सोजिश, इन्फ्लेमेशन। इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम, उनमें ब्लेफराइटिस का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी कि अब इरिटेशन हो गई, नल थोड़ा सा तेज़ खुल गया, राइट? यानी आंसू ज़्यादा आ रहे हैं। अगर नल तेज़ खुला है तो हमने नल को थोड़ा स्लो करना है। अब जो ग्लैंड है उसको तो मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन जो इरिटेशन है, जो सोर्स ऑफ इरिटेशन है, उसको मैं कम कर सकता हूँ। और बड़ा सिंपल है, बड़ा थर्ड जनरेशन दादा दादी वगैरह एक कहा करते थे, बेटा वो चाय का पानी लगाओ। चाय का पानी शायद आप लोगों ने सुना होगा, राइट? हाँ, बेसिकली वो चाय का पानी के पीछे जो विजडम है वो ये कि उस ज़माने में नल में गर्म पानी नहीं आता था, सिर्फ चाय में गर्म पानी होता था, राइट?
तो बेसिकली जो फिलॉसफी थी वो गर्म पानी की टिकोर की थी, कपड़ा ले गर्म पानी में डुबो, इसको आँख में लगाए। मगर शायद उस ज़माने में ये समझाना थोड़ा मुश्किल था कि गर्म पानी कहाँ से आएगा, तो जी चाय पत्ती लेके आप लगा लें, राइट। सो प्लीज़ चाय पत्ती ना लगाएं और ख़ास तौर पे 1.5 साल के बच्ची को तो बिल्कुल ना लगाइएगा। लेकिन कपड़ा ले, तौलिया, उसे हल्के से जो शावर टेम्परेचर होता है उसमें डुबोएं और उसको आँख में लगाएं। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, आप खुद कीजिएगा। और 3 हफ्ते में अगर आपकी आंखों में मज़ा ना आए तो मुझे बताइएगा, आप खुद फील करेंगे यार फ्रेशनेस, ब्राइटनेस, मज़ा आया यार, दिस इज़ गुड। और मैं पेशेंट से कहता हूँ कि सिर्फ 6 हफ्ते इस्तेमाल करना है, और अक्सर वो 6 महीने बाद आता है, कहते हैं सर अभी भी इस्तेमाल करोगे, मसला तो नहीं है ना। मैंने कहा गुड, बिकॉज वो अच्छी चीज़ की जब आदत लग जाती है ना तो वो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। सो इफ़ 1, 1.5, 2 मिनट जब तक वो गर्म रहे, ठीक है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो शी इज 3.5, उनकी आइज लाइक बबलिंग करती रहती है, लाइक राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लाइक ऐसे। नाइस्टैग्मस, यस, हाँ, तो वो हार्मफुल है या नहीं? विल कम टू दैट, वो भी मेरा पॉइंट है, राइट। ज़रा मैं ब्लेफराइटिस को ख़त्म कर लूँ, ऐसा ना हो कि वो हम पॉइंट इंपॉर्टेंट मिस कर जाए। आपके पास आई डू कम एवरी ईयर। यस आई नो। मेरा हस्बैंड जब मैं उनका धोना, मेरे को दवाई नहीं दी, बस हम दवाई वाले एडिक्ट बन गए। जी। मेरे को धोना, मेरे को नहीं क्यों धोना, इतने मोटे मोटे हो गए इसके आंखें, पानी कुछ, मेरे को नहीं, आपने झूठ बोला, प्रिस्क्रिप्शन दे बोला यार कुछ भी नहीं दिया, बोला आम को स्टिल कुड एक्सेप्ट। अब आज बैठूंगी घर जाकर बोलूंगी वही बात, तो उन्होंने आपको दवाई लिखी मेरी, he said just wash the eyes every day, do that। तो मेरे हजम नहीं हो सका बिकॉज़ वी आर नॉट एडिक्ट्स ऑफ लाइक दवाई को ड्रॉप्स दिया, बोला कुछ नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया। वो एक और चीज़ होती है जिसे हम हल्का सा वो बेबी शैम्पू, जब ब्लेफराइटिस बढ़ जाता है, लेकिन वो हम देख के बताते हैं, ब्लेफराइटिस बढ़ जाता है तो करें जी थोड़ा सा बेबी शैम्पू ले और उससे आई लैशेस को ऐसा क्लीन करे, स्क्रबिंग करे, ताकि जो गंद बला है वो साफ़ हो जाए, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने मेरा नाम साबुन वाला डॉक्टर रख दिया था। तो दवाई नहीं देता है, साबुन देता है। आई थिंक शायद मेरा माइंडसेट जो है वो इतना यूरोपियन था कि मेरी सोच ये कि दवाई जितनी कम से कम, देखिए हर दवाई एक जहर है, पैराडोल भी ज़्यादा ले लो तो लिवर ख़त्म हो जाता है, राइट, जो कि हम जो है मेरे ख्याल में टॉफ़ी की तरह खाते हैं। और आज भी कई मरतबा ऐसा होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो शायद हल्का सा नाराज़ होकर चले जाते हैं, यार इस मज़ा नहीं आया, कोई दवा नहीं दी। तो भाई आप मज़े लेने के लिए नहीं आ रहे हो, आप जो है ठीक होने के लिए आ रहे हो, और आई हैव टू टेल यू जो सच है वो सच है, ठीक है ना। है एनीवेज, तो हाँ, अभी लास्ट वीक ही मेरी किसी से मुलाकात हुई, उसने कहा डॉक्टर साहब से 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, हमने आपका नाम साबुन वाला डॉक्टर रखा था। मुझे पता है, मुझे पता है। सो एनीवेज, गर्म पानी की टिकोर जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर योर फैमिली। मेरे लिए ये मानंद है टूथ ब्रशिंग के, क्योंकि टूथ ब्रशिंग की एडवर्टाइजमेंट, मेरे दांत बिल्कुल ठीक है भाई, मेरे ख्याल में मैं ब्रश ना करूँ मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बचपन से ऐसा इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ है मेरे अंदर, ब्रश नहीं करोगे तो दांत काले हो जाएंगे। ओह, दर्द हुआ ना, दर्द हुआ ना दांत में, ब्रश नहीं करता इसीलिए, हिल रहा है ना दांत, ब्रश नहीं करता ना इसीलिए। अब क्या है कि उठता हो सबसे पहले ब्रश ढूंढ रहा होता है क्या। इसी तरीके से आई विश हम गर्म पानी की टिकोर को प्रोमोट कर सके, बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर यू, साइंटिफिकली प्रूवन। साइंटिफिक, ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा, या मेरी दादी ने जो मुझे बताया था वो नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। तो ये तो बात होगी कि अगर नल तेज़ चल रहा है, आप सिर्फ गर्म पानी की टिकोर करो। कभी कभार आर्टिफिशियल टीयर्स, जो नेचुरल टीयर्स वगैरह जो होते हैं, वो आप डालें तो आंखें साफ़ हो जाती है, एंड विद इन 2-3 वीक्स यू फाइन। अगर 2-3 हफ्ते के बावजूद भी हम ठीक नहीं होते तो हो सकता है कि नाली बंद है। अगर के बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम उनके नालियों का एक मसाज आपको सिखाते हैं। स्टार्ट उनके बहुत मसाज किए जी। क्योंकि उनकी एक आई से कंटिन्यूअसली येलो कुछ निकल हाँ। रहा था, तो मैं बहुत ही, डॉक्टर ने मुझे बताया था, Excellent. सलाह था। ओह परफेक्ट, या सो अगर आप सब अपने आँखों के इस एरिया में टच करें तो आपको एक नाली महसूस होगी, राइट। इस नाली को प्रेस करना ज़रूरी होता है बच्चों में। तो ये आपने उंगली और अंगूठा लिया, ऐसा प्रेस किया, गोल घुमाया
और थोड़ा सा नीचे ले आए। ये अगर आप करते रहें तो ओवर द फ्यू वीक्स टू मंथ्स नाली खुद ब खुद खुल जाती है, क्योंकि वो एक नेगेटिव वैक्यूम क्रिएट कर रहा होता है, उसको खोल देता है। और फिर भी ना खुले तो एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें हम उसको खोल देते हैं, राइट। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम आंसू की नाली में डालते हैं और उसको हम फिजिकली खोल देते हैं, खुल गया, ख़त्म, राइट। अगर कि आंसू की नाली ब्लॉक्ड है और उसे ना खोला जाए तो उसके अंदर आंसू ठहरना शुरू हो जाता है, और ठहरा हुआ पानी हमेशा गंदा ही होता है और यूं इन्फेक्शन फैलता है, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। इट्स वेरी वेरी बैड, ठीक है। अगर कि इन ब्लेफराइटिस को सही ना किया जाए तो बच्चा जो है, जब भी उसकी आंखों में इरिटेशन होगी वो आंखों को मलेगा, राइट। और बच्चा जब मलने पे आता है ना, फिर इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो बड़े को भी नहीं रोक सकते। ट्रू ट्रू। लेकिन बड़े का तो ये है ना, एटलीस्ट आप उसके साथ रीजनिंग, मैं आपके साथ रीजनिंग कर सकूँ। मैंने कहा भाई यार ये करोगे तो डर हो तो थोड़ा सा आप ठंडे पानी की टिकोर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन बच्चे को तो आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। वो फिर आंख के अंदर घुस के उसे गोल 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 घुमाता है। वो तो आप उसको देख लेते तो आप रोकते, जब आप उसको नहीं देख रहे तो वो क्या कर रहा है आपको क्या पता। अगर आप अपने हाथ को रोज ऐसा 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 करें जोर से, तो इसके अंदर थोड़ी सी सोजिश पैदा हो जाएगी। आंखों का जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखें, इट्स नॉट अ वेरी गुड पिक्चर, शायद लाइट की वजह से, लेकिन ये जो है आईलिड्स लाल हुई हुई है, इट्स नॉट अ गुड पिक्चर। और इस रेडनेस की, इसको बेसिकली हम ब्लेफराइटिस कहते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने वहाँ पे गर्म पानी की टिकोर की तस्वीर बनाई हुई है और ये ड्रॉप्स के बारे में बात किया हुआ है। सॉरी, ठीक है। ये हमने टीयर डक्ट ब्लॉक की बात की थी अभी, ठीक है। ये ग्लैंड है, ये नल है, ये नाली है, ठीक है जी। तो अगर आप आंखों को मलते रहे, ठीक है, तो आंखों का जो आगे का हिस्सा होता है, जिसे ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। आपने सुना होगा श्रीलंका से आंखें आती है, वो पूरी आंख नहीं आती, वो सिर्फ कॉर्निया आता है। ट्रांसप्लांट सिर्फ कॉर्निया का होता है। इसको आप मलते रहे तो एक स्टेज ऐसा आता है अक्सर इन योर 20s, जब वो आंखों का शेप जो कि नॉर्मल स्फेरिकल बॉल टाइप का होना चाहिए, वो कोन शेप का हो जाता है। कैरेटो यानी कॉर्निया, कोनस यानी कोन शेप का कॉर्निया हो जाता है। तो इस ब्लेफराइटिस को, जो बहुत छोटी सी चीज़ है, गर्म पानी की टिकोर, कितना सिंपल सा था ना, हमने वहाँ से शुरू किया था, दादी ने बताया था, हमने वहाँ से शुरू किया था। अगर उसको ट्रीट ना करो तो यहाँ फंस जाते हैं, और इसका सिर्फ फिर एक ही हल रह जाता है, वो है ट्रांसप्लांट। श्रीलंका की आंखें, कभी तो यूएस से मंगवाते हैं, लेकिन बहरहाल समथिंग सो सिंपल, गर्म पानी की टिकोर, ड्रॉप्स। अगर आप अपने बच्चे में बिहेवियर देख रहे हैं कि वो आंखों को मल रहा है, वी नीड टू ब्रेक दैट समहाउ। और अक्सर उसके लिए गर्म पानी की टिकोर, कुछ ड्रॉप्स होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। कभी कभार मज़ीद कुछ मेडिसिन होती है, इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इस साइकिल को ब्रेक करना ज़रूरी है, बिकॉज वो चीज़ जो चाइल्डहुड में शुरू हुई है, वो आगे जाके हमें प्रॉब्लम देगी। एंड अगेन, कंट्रोल कर सकते हैं ना, जो चीज़ नेचर में लिखी है मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्लेफराइटिस लिखा है मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है ना, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसको मैं रोक सकता हूँ, राइट। दिस इज समथिंग आई कैन स्टॉप। आप लोग से बातें करने इतना मज़ा आ रहा है कि मैं भूल गया। अक्सर मैं रुकता हूँ, पूछता हूँ कोई सवालात है। सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने शायद एक्सप्लेन सही ना की हो अभी तक, जो हमने डिस्कस किया है, कि हम और भी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे आंखों के मुतालिक। तो कोई चीज़ जो डिस्कस की है जो आपको समझ में ना आई हो, प्लीज़ आस्क मी।
ओके जी सॉरी आप डिस्कस तो कर चुके हैं। मेरी बेटी के साथ भी यही प्रॉब्लम था। स्टार्ट का जो 1 ईयर था उसकी वॉकिंग होती रहती थी और मुझे डॉक्टर ने इसी तरह से मसाज का बताया था, वो ठीक हो गई थी। अभी 1 मंथ में था, आईसाइट चेक करवाई थी, उसकी आईसाइट वीक है। बट होता क्या है कि उसको ग्लासेस लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम में लगा देती हूँ 2-3 आवर्स के लिए, उसके बाद उसकी वॉकिंग फेस स्टार्ट होता है। तो क्या उसका नंबर सही नहीं है? आई थिंक होने को तो हो सकता है, लेकिन चांसेस ये है कि इनको दो इश्यूज़ हैं, नंबर का भी इशू हो सकता है और ब्लेफराइटिस का भी इशू हो सकता है। तो क्यों ना आप पहले थोड़ा नेचुरल ड्रॉप्स, टीयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करें उनकी आंख में, दिन में 2-3 मरतबा गर्म पानी की टिकोर करें, 1 महीना ट्राई करें। और ग्लासेस भी लगाती अगर हाँ, ग्लासेस लगाना ज़रूरी है। हूँ, तो मैं तो ग्लासेस लगाने ही छोड़ती हूँ। ओके क्यों? जैसे रुकती मेरी बेटी की ना बहुत 8 साल की थी, जब से शुरू से उसके बहुत आंखों में पानी आता था। अब वो 13 ईयर्स के, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, मैंने क्लोरो अपने ड्रॉप डालते हैं ना, तो हम डालते रहे तो सही हो जाता था, फिर वो हो जाता था, दोबारा से पानी बहुत ज़्यादा निकलता था। जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी आई टेस्ट करें ना, डॉक्टर को चाहिए था शुरू से आई टेस्ट करवाई थी। जब 8 साल की थी, तो जब हमने कहा कि इसकी शायद आई टेस्ट करवानी थी, वो राज़ी भी नहीं होती थी, क्योंकि जो एक मशीन कंप्यूटर जी, जैसे जी। बेस नहीं रखना चाहती थी वो। फिर मैंने अपने भाई बहन के बच्चों के साथ लेके उनके गई, तो फिर वो मान ले करने ना, फिर पता चला कि इसकी तो -11 है। तो जब से हमने ग्लासेस लगाया उसके बाद से उसकी आंखों में वो ये सब Irritate. पानी निकलना बंद हो बंद गया। हो गया जी। अब वो इतना वक्त गुजर गया, 8 साल गुजर गया। इसमें एक चीज़ है कि ना एडवाइस होनी, हर आपको पर्सनल सा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। तो मेरे पीछे की चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास लेके गई थी, असल में हमारे मसला कि वी हैव सो मेनी क्लिनिक्स ऑन द रोड कि अंदर आप खुद कोशिश ना करें आपको नहीं पता चलता है। अब आप तो खैर थ्रू रेफरेंस पता चल गया था तो समवन है। सो बेसिकली आई रिमेंबर वेंट टू अ डॉक्टर एंड वेल नो डॉक्टर, उसने कहा जब तक ये बोलेगी नहीं ना तो अब मैं इसका नंबर नहीं बता सकता। तो मैंने कहा भाई मैं आपका इंतजार करती हूँ कब वो ABCD बोलेगी, अब तो बोल नहीं सकती। शी इज एबल टू से, तो ये हो सकता है 8 साल तक ना बोल पड़े, तो उस वक्त तक इसका नंबर बढ़ जाएगा। बिकॉज मेरी नजर इसको नजर नहीं आ रहा है, तो आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। एंड इज वेरी एक्सपर्ट बंदा बैठा था, मैंने इसकी बात नहीं मानी बिकॉज एक दिल की बात होती। ब्रेन्स कहते हैं कि जब ये बोल नहीं पाएगी, ये 8 साल तक उसको अंदर बना कर रखेंगे, तो उसकी बात अल्फाबेट रिकॉग्नाइज करवाना है, तो वो बच्चे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हंस ने मुझे कहा नहीं वो सिर्फ बोलेगा फिर लेकर आना, तो आपको अल्लाह ने अकल भी तो दी है, तो आपका ब्रेन कह रहा है भाई इसकी बात ही नहीं। देन थ्रू सम रेफरेंसेस मालूम करके रीचती हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि वी हैव टू आल्सो बी वेरी केयरफुल दैट यू नीड टू फाइंड आउट द डॉक्टर सेइंग आपका दिल भी इसको एग्री कर रहा है, Agree कर रहा है। टेक्नोलॉजी बड़ी आगे आ चुकी है। आप अपनी रीडिंग भी रखें साथ साथ कि वो डॉक्टर जो बात कह रहे हैं वो भी मुनासिब है, आपको ऐसी बात तो नहीं कह रहा कि वो अपनी, क्योंकि हमारे लर्निंग भी आगे जाते हैं टाइम पे, डॉक्टर्स पढ़ते नहीं आगे, वो जहाँ बैठे वहीं बैठे। क्लोरोप्टिक्स की आपने बात की। क्लोरोप्टिक्स बेसिकली इसका केमिकल नाम है क्लोरमफेनिकॉल। इट इज़ बैंड ओवर द काउंटर इन द US। ये दवा USA में ओवर द काउंटर बैंड है। और एक तो साबुन वाला डॉक्टर, मैं तो वैसे एंटीबायोटिक के तो ज़रूरत है जी। जब मैं दवाइयाँ देता हूँ बड़ी हैवी देता हूँ, ख़ास तौर पर जब कोयटा वाला एलर्जी आता है, राइट। लेकिन जब ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि कुदरती तौर पे मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट, तो उसे हमने उस तरीके से इम्प्रूव करनी है। सो क्लोरमफेनिकॉल जो है इट्स समथिंग टू बी केयरफुल अबाउट। ठीक है। फीडबैक भी आई थी कि कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, उनका आई टेस्ट उस वक्त होगा जब वो कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। I mean, it's obviously not correct, but in your experience, because I've actually heard this from a few families, which basically tells me that there are quite a few doctors out there who are saying this, which is counterproductive, क्योंकि आपके experience में और यहाँ पे कितना अभी भी ये phenomenon कितना widespread है? To be very honest, I'm a bit surprised to hear this. I'm very surprised to hear this. कि आज भी कोई ऐसा कह रहा है, because हम हर साल we do national conferences in Karachi और हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं, हम अपना टाइम देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के 3 दिन लगे हुए होते हैं टू ट्रेन डॉक्टर्स, गेट ट्रेन्ड बाय अदर्स। अरे नॉलेज है, किसी के पास भी सब नॉलेज नहीं होती, बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं आती, मैं सीखता हूँ।
किसी को नहीं आती मैं सिखाता हूँ। एंड अगर मैं उस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे कराची और पाकिस्तान के तमाम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आते हैं, अगर मैं उनसे ये कहूँ कि आज कोई डॉक्टर ये कह रहा है, तो वो शायद कहेंगे मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। सो आई एम अ बिट सरप्राइज्ड एक्चुअली। A lot of doctors who see adults, and this is perhaps my take on things, a lot of doctors who purely see adults are sometimes scared of children. पता नहीं मैं handle कर, because children are not small adults, right? And this is a wrong concept. Children's eyes are not small adult eyes. Children eye की physiology एकदम ही मुख्तलिफ है, उसकी pathology एकदम मुख्तलिफ है. And sometimes in our own fear, out of our own insecurity, we may state things just to save face. Wrong, but I think that's the only explanation I can think of. The other thing also, I'd be interested to know if this feedback was received from an ophthalmologist or another doctor, because I faced the same thing 7 years ago. It was not feedback from an ophthalmologist. It was a feedback from a general pediatrician. जिन्होंने ये कहा कि अभी तो eye test was आएगा, and she starts communicating. So Wow. when we went to Boston, Yeah. they said, "What are you doing? She needs to be seen by an ophthalmologist." Yeah. So maybe maybe ophthalmologist के अंदर ये नहीं आता होगा, but And that just gives me an idea that perhaps let's just accept this is happening. Let me not resist that. तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है सुन के, right? Let me accept that this is happening. Let me do a survey. Let us do a survey. हम 100 डॉक्टर्स का सर्वे करते हैं, and let us see what they have to say. And perhaps in the general doctor community, that is the strongly held belief. And if that is the thing, then it becomes my personal responsibility to help change that. Because if somebody in my position doesn't take that step, then I don't think I'm doing my job. I'm not doing my social job. So thank you for highlighting that. Something definitely something to think about. मतलब जी आई टेस्टिंग का जो साइक्लोपान डालवा के करवाते हैं वही तरीका होता है ना, उससे वो साइड इफेक्ट नहीं दे रहे ना। नहीं। वो अगर साइड इफ़ेक्ट देता है नॉर्मली, तो वो बहुत ही जो प्रेमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनको वो साइड इफ़ेक्ट इस तरीके से देता है कि जो उनकी गट मूवमेंट है वो स्लो कर देता है, कुछ उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। मेरे भी बच्चे प्रेमेच्योर थे, मैंने उनका वही ड्रॉप डाल के चेक किया था, हर साल करता हूँ। 2 दिन तक वो मुझसे बात नहीं करते, वो और बात है लेकिन करना तो ज़रूरी है, और दैट इज़, वो ड्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोपेंटेलेट, राइट। यस, मैंने आपसे मेरा क्वेश्चन तो वही है, 1.5 इयर्स ओल्ड है वो, और एक आई का नंबर -1 है, एक का -1.5 है, एक ही यूसी चेक करवाया था। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये है कि डॉक्टर के असिस्टेंट ने कहा था मुझसे कि देयर इज नो ग्लासेस, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहते नहीं ग्लासेस कैरी करना पड़ेगा, तो मैं अब ग्लासेस ही नहीं लगा रही हूँ, क्या करूँ? क्या करूँ? मैंने तो नहीं देखा था। नहीं, मैं आई थी डॉक्टर इमरान अली चीपा नाम। शौकत अली जी, हाँ, शौकत अली। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, राइट? नहीं, मुझे ज़रा मिल लीजिएगा अभी इसके बाद, ठीक है? कि थोड़ा सा आई थिंक जस्ट नीड टू सॉर्ट इट आउट। ओके, बट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, डोंट वरी। यस जी। सर, मेरा बेटा 2 साल का है, तो जब वो पैदा हुआ था, जब से उसने मतलब बाय बर्थ स्टार्टिंग 5 डेज तक उसने आंखें नहीं खोली थी। उसकी आंखों में ठीक ठाक से स्वेलिंग थी, एंड ऑन दैट टाइम आई डिड नॉट नो दैट ही इज डाउन ऑन दैट टाइम। सो जब 5 डेज के बाद ज़रा सी आंखें खुली उसकी, तो जो है अब तक उसका ये है कि जब वो रोता है ना, जब प्रेशर के साथ उसकी आंखों पर प्रेशर, तो उसके ये आई बॉल इस तरह से स्वेल करती हुई नजर आती है। एज क्या है अभी? 2 इयर्स।
आपने जब वो अपना मुंह खोलता है तालू में, आपने कभी कोई चीज़ देखी है ग्रीनिश सी, कोई चीज़ देखी है ब्लू ग्रीन सी, कोई चेंजेस? ओके, ये चीज़ ऐसे ऐसे कम हो रही है या बढ़ रही है? वैसे ही है। कोई तस्वीर है आपके पास? राइट, सो अगेन वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर, आप अगर हो तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। राइट, let me see next topic. हाँ, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा का नाम सुना है आपने? काला पानी, राइट? आँख एक बॉल है, राइट? इस बॉल के अंदर फ्लूइड कॉन्स्टेंटली आ रहा है और ये फ्लूइड जो है आँखों को एक प्रेशर देता है और वो फिर ड्रेन होता है। बिल्कुल वही नल की वाली बात है, राइट? नल में फ्लूइड बन रहा है और नाली से फ्लूइड निकल रहा है। हमारी जो पाकिस्तानी जीन्स है, और पाकिस्तानी जीन्स मतलब साउथ एशियन जीन्स जो है, उनमें ग्लोकोमा का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। हमारी जो नाली है वो ख़राब है। क्यों है वी डोंट नो, लेकिन है। और जहाँ यूरोप में हम 60-65 साल में ग्लोकोमा देखते थे, मैं यहाँ पे 35-40 साल में ग्लोकोमा देखता हूँ और बहुत ज़्यादा देखता हूँ। क्यों है आई डोंट नो, लेकिन अगर इस प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक बॉल है, कब तक वो प्रेशर बर्दाश्त करेगा? उस बॉल के पीछे एक डंडी है जिसको हम नर्व कहते हैं, ऑप्टिक नर्व, आँखों की नर्व। अगर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नर्व ख़राब हो जाती है और नज़र ख़त्म हो जाती है उससे, ठीक है? लिहाजा आँखों के प्रेशर को चेक करना और उसे अगर बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसे कहते हैं ग्लोकोमा। कभी कभार बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल ग्लोकोमा। कंजेनाइटल मीन्स फ्रॉम बर्थ, ग्लोकोमा, कंजेनाइटल ग्लोकोमा। और ऑल्दो कंजेनाइटल ग्लोकोमा बहुत रेयर है एंड चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम में भी रेयर है, लेकिन उस रेयरिटी में भी इस ग्रुप में वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसकी साइन ये होती है कि बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है, और अगर के वो चीज़ हम डिटेक्ट कर लें तो बहुत अर्ली एज में हमने ऑपरेशन के ज़रिए उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर है ग्लोकोमा तो उसको ठीक करना है, कल नहीं आज, ठीक है? अगेन इट्स वेरी रेयर, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, ड्रूपी आईलिड, आगे का जो पर्दा है, ठीक है, हम सबका एक लेवल तक होता है। अगर कि ये पर्दा गिर जाए नीचे तो उसे हम टोसिस कहते हैं। अक्सर एज के साथ टोसिस हो जाता है, सही, एंड दैट्स ओके। वो एज के साथ है, हम उसे उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ना भी उठाए तो ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन बच्चों में हमने क्या कहा था कि फर्स्ट 8 इयर्स विजुअल डेवलपमेंट हो रही है, और अगर बच्चों में टोसिस है और इतना है कि लाइट आँख के अंदर नहीं जा रही, तो मुझे कल नहीं आज इसको ठीक करना है, और करना है, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो नज़र ही नहीं बनेगी, राइट? अगेन रेयर बट समथिंग टू बी अवेयर ऑफ, ठीक है? नेक्स्ट, नाइस्टैग्मस, ये आपका सवाल। मैं आई थिंक आफ्टर द टॉक हम इसके बारे, हाँ, थोड़ा सा इंडिविजुअल चीज़ जो है वो आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट, लेकिन उसमें वही होगा कि इंटरेस्ट थोड़ा सा शायद डिविएट हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि तमाम चीज़ें कवर कर लूँ। आई नो थोड़ा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू कवर एवरीथिंग, ठीक है? आपका ये सवाल था, इसको फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस यूके में प्यार से इसको डांसिंग आई कहते हैं, राइट? आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस नेम, वेरी क्यूट नेम। वॉबली आई भी कहते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आई थिंक दे वर नॉट हैप्पी विद दैट टर्मिनोलॉजी, वर्ड्स कैन हर्ट।
तो उसे डांसिंग आई कहते हैं, विच हैज़ अ सर्टन जेंटल इंटोनेशन, आई थिंक डांसिंग आई। क्या है डांसिंग आई? अम्मी मेरी आँख में क्या डांसिंग आईज है? ओके भाई डांसिंग आईज, आपको पता है मेरी आँख में डांसिंग आईज है। एंड आई स्टार्टेड टू टीच दिस टू आवर पेरेंट्स एंड आवर चिल्ड्रन। आप प्लीज़ बच्चे से कह के डांसिंग आईज है, वो प्राउडली आता है टक 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 करके, डॉक्टर मेरी डांसिंग आईज है, लाइक गुड राइट है। we need to do something about it, but perhaps the psychosocial aspect of things are very important. आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कभी भी भैंगापन लफ्ज़ इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, मैं तिरछा कहता हूँ। वही बात है ना, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये लफ्ज़ पसंद नहीं है। मुझे याद है मेरा शायद मैं नया पाकिस्तान में आया था, मेरा पहला महीना था, तो आप वैसे ही जो है ना बहुत से एक कल्चर शॉक में होते हैं आपके, ये हो क्या रहा है। एंड आई रिमेंबर दिस एंड इट ब्रोक माई हार्ट टोटली। एक बच्ची आई 15 साल की 16 साल की होगी अपनी अम्मा के साथ, ठीक है, और उसकी अम्मा ने कहा ये मेरी बेटी है, 16 साल की है, बहंगी है, शादी करनी है इसकी, आगे सही कर दो। ओह माय गॉड। एंड मैं बस उसकी शक्ल देखता रह गया, मतलब आप क्या रही हैं आप, मतलब आप क्या कर रही हैं आप। अब वो तो मेरे पास आके इस तरीके से बात कर रही है, जहाँ पर वैसे ही आप फर्स्ट टाइम अपने डॉक्टर से मिलते हैं, सर्टेन लेवल ऑफ डिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट। मैं सोच रहा था कि घर में और वहाँ क्या हो रहा होगा, और वो बेचारी बच्ची जो है एक कोने में यूँ करके टिमिड सी बैठी है, दुपट्टा से यूँ करके रखा हुआ है, घबराई हुई सी है। आई थॉट यार दिस इज जस्ट सो रॉन्ग, दिस इज जस्ट सो रॉन्ग। और सच बात है उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि भैंगापन होता क्या है। आई मीन आई डिडंट नो कि स्क्विंट को भैंगा कहते हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने बाद में सीखी है, तो खैर मुझे अंदाज़ा हो गया था। फिर मैंने बाद में पूछा ये भैंगापन जो है ये स्क्विंट को कहते हैं ना। हाँ, मुझे लफ्ज़ अच्छा नहीं लगा, पता नहीं, फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट आई डिडंट लाइक इट। फिर मैं वो डिक्शनरी खोली, ये क्या वो क्या, मैं कहा कैसे मैं उसको और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे तिरछापन बड़ा अच्छा लगा, तिरछी हैं आँखें, ठीक है सही कर देते इसमें ऐसा, जेंटल, इट्स अ जेंटलर टर्म। सो डांसिंग आइज मुझे बड़ा अच्छा लफ्ज़ लगता है, तो मैं बच्चों को यू हैव डांसिंग आइज। तो नाइस्टैग्मस जो है ये इसलिए होता है, तो इसका जो करेक्ट टर्मिनोलॉजी है नाइस्टैग्मस, सही है। नाइस्टैग्मस या डांसिंग आइज या इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आइज, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन का आँखों के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, और ये जो है ब्रेन के 12 नर्व्स होती है, इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, ये स्पेशल, सही, उन 12 नर्व्स होती है ब्रेन की स्पेशल, उन 12 में से 6 का ताल्लुक आँख से, राइट। इट्स अ वेरी फाइन कनेक्शन। अगर वो कनेक्शन 1 मिली सेकेंड के लिए भी ऑफ हो जाए तो आंखों की स्टेबिलिटी ऑफ हो जाती है। नाइस्टैग्मस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन नाइस्टैग्मस का एसोसिएशन अक्सर होता है ग्लासेस के साथ। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन बच्चों के अगर ग्लासेस के नंबर है तो चेक करें। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपको शायद बड़ी अजीब सी लगेगी, और वो ये कि इन बच्चों में जब ग्लासेस के नंबर होते हैं, और अक्सर होते हैं, हम इनकरेज करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस देने की, और इनवेरिएबली 100% ऑफ द टाइम जब मैं पहली दफ़ा एक माँ से कहता हूँ आपने अपने बच्चे की आँख में कॉन्टैक्ट लेंस डालना है, वो कहती है हो ही नहीं सकता। एंड आई नो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, क्योंकि आज जो मेरी कॉन्वर्जेशन उसके साथ अगले कुछ मिनटों तक होगी, ये इसके बच्चे की डेस्टिनी को हेल्प करेगी। एंड इट्स अनबिलीवेबल, अबाउट 50 to 60% बच्चे जो है उनका नाइस्टैग्मस इम्प्रूव हो जाता है, उससे ख़त्म नहीं भी होता है, इम्प्रूव, इट्स अ बिग नंबर, उनकी विजन इम्प्रूव हो जाती है। और मेरे लिए उस पेरेंट के माइंड से जो जंग है मुझे जीतनी है उस वक्त। अगर मैं जीत गया
तो मेरा बच्चा सही हो जाएगा, मैं हार गया मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही ट्रीट करता हूँ कि मेरा बच्चा है भाई, वो तो कहता भी है मेरा बच्चा है, कि जब तक मैं उस इमोशंस के साथ ट्रीट नहीं करूँगा मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। और मेरे लिए जो पेरेंट है वो मेरा सपोर्ट है। तो मुझे आपका दिल और दिमाग जीतना है, ट्रस्ट डेवलप करना है कि हाँ जी डॉक्टर कह रहा है सही कह रहा है। कॉन्टैक्ट लेंस 1 साल के बच्चे में, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप, राइट? एंड देन यू स्टार्ट एंड यू talk to them and slowly and sometimes over 2 or 3 conversations, right? So that is one option. सबसे पहले refractive error, अगर numbers हैं तो उसको ठीक करना। Contact lens is a very very good option, क्योंकि जो scientific mechanism है वो contact lens जो है वो उसको कहते हैं एक negative dampening reflex, कि वो आंख को मजबूर कर देता है कि वो हिले ना। We don't fully understand how, but it does. अगर के नाइस्टैग्मस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ठीक नहीं हो रहा तो उसकी कुछ सर्जरीज हैं, लेकिन उन सर्जरीज के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, देयर आर वेरी बिग सर्जरी एज वेल, ठीक है। एक दवा भी है जिससे ये ठीक हो सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, ये बच्चों को एकदम सुला देता है, गुनूदगी में आ जाता है। और एज लॉन्ग एज डांसिंग आई मेरे बच्चों को तंग नहीं कर रही, तो काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, खेल रहा है, तो ठीक है, ठीक है, क्या मसला है? 2 लोग ही कहेंगे ना कि आंख क्यों हिल रही है, पर ठीक है, कोई मसला, हिल रही है, मैं तो क्या करें, डांसिंग आई से, आपको उससे क्या, हमारा बच्चा है, ठीक है, सब ठीक चल रहा है। मैं उसको मेडिसिन दूं और वो हमेशा नींद में हो कि जी उसकी आंख डांसिंग नहीं आ, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो एज सच हमारे पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वक्त, लेकिन अगेन देयर आर थिंग्स वी कैन डू टू मेक श्योर कि चीज़ें इंप्रूव हो जाए, ठीक है। दवाई का नाम है बैक्लोफिन। कॉन्टैक्ट लेंस आप बता रहे थे, तो वो जो आप फिक्स कर देते हैं वो वाले लेंसेज, या नहीं, फिर नहीं। मदर खुद लगाए? लगाए और निकाले, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो छोटा बच्चा तो ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट, जब हम जीतते हैं ना उससे, ये तो जीतना है ना हमने, वो आके इतना ही थैंक यू कहते हैं, तो डॉक्टर अगर आपने उस दिन इंसिस्ट नहीं किया होता ना, कभी कभार मैं थोड़ा सा हैवी होता हूँ उनके ऊपर, अगर आपने इंसिस्ट नहीं किया होता ना तो आज ये इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट हम नहीं देख रहे होते। और वो वाकई में उसका खुशी के आंसू टपक रहे होते हैं, बिकॉज हर कोई रो रहा होता है वहाँ पर, इतनी खुशी हो रही होती है आपको। वो कहते हैं अगर आपने उससे जिद नहीं की होती ना, और मैं भी अड़ जाता हूँ, नहीं क्यों नहीं करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे आप, क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे आप, बिकॉज यू हैव टू चेंज दैट माइंड सेट, राइट। मेरे की भी ये टेंशन आई थी, लेकिन जब हमने इसको चश्मा लगाया, जब से चश्मा पहना है, वो हमें अभी और अक्सर ये होता है कि पहले हम ग्लासेस देते हैं, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है, और वो ठीक नहीं होता, फिर हम कॉन्टैक्ट लेंस की तरफ आते हैं, ताकि क्योंकि सर मुझे भी आपका कॉन्फिडेंस गेन करना है, राइट? मुझे आपका कॉन्फिडेंस गेन करना है कि ठीक है डॉक्टर ने कहा सही कहा था, ग्लासेस से इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन ठीक नहीं हुआ अभी तक, ठीक नहीं हुआ है, चले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, और झगड़ा शुरू। बट इट वर्क्स रियली वेल, ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एम्ब्लायोपिया, लेजी आई। मैंने अभी एक रिसर्च की है जिसको मैं पब्लिश करने वाला हूँ। अगर के आँखों के नंबर है और नंबर ना दिए जाए, आँखों में तिरछापन है उसको सही ना किया जाए, आगे के लिड्स जो है नीचे गिरी हुई हो उसको ठीक ना किया जाए, तो वो आँख जो है बच्चों में काम करना छोड़ देती है, वो लेज़ी हो जाती है, सुस्त हो जाती है, उसे हम लेज़ी आई कहते हैं। और इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है एम्ब्लायोपिया। मेरे लिए एम्ब्लायोपिया
इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए मेरी प्रैक्टिस बहुत बिजी प्रैक्टिस है, मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं, लेकिन एम्ब्लॉयपिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने बिजी स्केड्यूल में से, जहाँ वाकई में मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने महीने में एक दिन निकाला है जहाँ पर मैं एम्ब्लॉयपिया क्लिनिक रन करता हूँ। तो मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने आज बच्चे को ठीक नहीं किया तो ज़िंदगी भर के लिए उसकी नज़र डेवलप होगी ही नहीं। हमने क्या बात की थी कि दूर से मुझे सही दिखना शुरू हो, ठीक है, मेरे पर्दे सही डेवलप होना शुरू हो, मेरी नसें सही डेवलप होना शुरू हो, मेरा जो कनेक्शन है आंखों का ब्रेन के साथ, हमने वहाँ से सफ़र शुरू किया था, मेरा वो कनेक्शन सही डेवलप हो। वो सही डेवलप नहीं होता है जब एम्ब्लायोपिया होता है। और मेरे मैनेजर अक्सर मुझे आगे कहते हैं, सर ये फाइनेंशियली दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मॉडल। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, दिस इज़ द क्वालिटी दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ, दैट वी आर गिविंग डेडिकेटेड सर्विसेज to those children who need service the most. और एम्ब्लायोपिया को बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है विद ग्लासेस या जो भी हमारे पास इश्यूज होते हैं। ये तकरीबन तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की है कि रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लासेस के नंबर, टोसिस, लिड का झुकना, तिरछापन, कैटरैक्ट, ये तमाम चीज़ें जो है एम्ब्लायोपिया क्रिएट कर सकती है। तो मैं आपको अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा था। जब आप वर्ल्ड लिटरेचर पढ़े तो आपसे कहेंगे कि बच्चों में जिनको आई प्रॉब्लम्स होती है 1% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव लेजी आइज। 1% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव लेजी आइज। इंडिया में 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैव लेजी आइज। यूरोप में 1% है, नॉर्थ अमेरिका में 1% है, चाइना में 1% है, फार ईस्ट में 1% है, ऑस्ट्रेलिया में 1% है, इंडिया में 2% है। हमारा डेटा हमें क्या बता रहा है? 8.7% बच्चों में एम्ब्लॉय, 8.7%। चलिए जी, आप एक कह सकते हैं कि चूँकि मैं एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं ज़्यादातर, तो हो सकता है कि मेरा जो स्टडी पॉपुलेशन है वो स्क्यूड है। बट इंटरेस्टिंगली एक साहब ने पंजाब में स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थी, वहाँ पर उसने सिमिलर स्टडी की जो मैंने अपने पेशेंट्स के साथ की थी, एंड ही केम विद द सेम नंबर 8%। यानी कि फॉर सम ऑड रीज़न हमारे मुल्क में लेजी आई का रिस्क ज़्यादा है। नाउ इंडिविजुअल्स हु हैव डाउन सिंड्रोम, उनमें रिफ्रैक्टिव चेंजेस ज़्यादा होते हैं, उनमें तिरछापन ज़्यादा होता है, लिहाजा उनमें एम्ब्लायोपिया का रिस्क भी ज़्यादा है। एंड दैट्स व्हाई वंस अ ईयर एटलीस्ट, बिकॉज अगर के लेजी आई है वी बिकम वेरी एग्रेसिव। अब आप 6 महीने बाद आएंगे, नहीं आप 3 महीने बाद आएंगे, क्योंकि यू आर एट रिस्क ऑफ लेजी आइज। Suddenly the ballpark changes, the concept changes. जाहिर अगर मैं 1 साल बाद देखूंगा और लेजी हो चुकी, फिर मैं क्या करूंगा? मुझे तो हर 2, 3, 4 महीने से बच्चे को देखना ही है, और उसको मैं एम्ब्लायोपिया क्लिनिक में देखूंगा ताकि मैं उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकूं, वो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के साथ मुलाकात कर सके। एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बन जाता है आपका खुद ही खुद, जो वेटिंग एरिया का सपोर्ट स्ट्रक्चर मैं कहता हूँ। and that's very important. और ये मेरी क्लिनिक ऑर्गेनाइज करता है वो बंदा जो पीछे बैठा है। he's very good at organizing these things. इस तरह सर क्या कर रहे हैं आप? नहीं ये करना है हमने, this is very important. Okay, so at the end of the day we have to make sure कि हमारा बच्चा सही तरीके से देख सके, और उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो चेकअप्स फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में देखना ज़रूरी है कि उसमें हम मोतिये को देख रहे होते हैं, नसों को देख रहे होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं, एंड एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज़ फाइन, वंस ईयर हम बच्चों को चेक करते रहते हैं, बिकॉज इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम
we can deal with it. Because अगर life है और quality of life है और quality of vision है, we'll have a very good time. So I thank you very much for your attention.